नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सब लेके हाजिर हैं। सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए जाएंगे, तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आगामी शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने आज किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें 8181819473 पे जो भी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट का याद है आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, PDF फाइल के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF फाइल बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ से राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की दी गई है। अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। अनुच्छेद 156 गवर्नर के पद की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति की खुशी के दौरान राज्यपाल पर छुट्टी, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राष्ट्रपति के छुट्टी के दौरान जो कि राज्यपाल पद पर रहेंगे, ये बात कही गई है। राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। श्रीमती आनंदी पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छऊ जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पश्चिम बंगाल का। अगर पूछा गया होगा कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की है। इससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता देता हूँ, जिससे कि छऊ या फिर छऊ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें 3 जो कि राज्य दे चुका है, जिसमें बोला गया है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, एक बच्चे ने बोला गया था कि छऊ किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शंस में मिजोरम दिया हुआ था। अगर मिजोरम जिसने भी लगाया होगा तो फिर राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और कुछ बात बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है। और दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, इस नृत्य के 3 उप प्रकार हैं, जैसे कि पुरुलिया छऊ, मयूरगंज छऊ और जो कि सरायकेला छऊ, ये 3 रूप हैं। तीनों के बीच अंतर उनके मूल क्षेत्रों पर निर्भर करता है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है और मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। नृत्य का यह रूप दर्शकों को कहानियों को चित्रित करने का एक साधन है। यही वजह है कि प्रदर्शन के दौरान युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटों और हेड गियर पहने जाते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, आपके ऑप्शंस में दिया था झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मिजोरम दिया था, तो मिजोरम आपका राइट आंसर होगा जिसने भी लगाया होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि श्रीमंत शंकरदेव किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य शैली को श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसे सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। वही बात करते हैं, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य शैली बाद में नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपयुक्त रूप से सत्रिया नाम दिया गया था, ठीक है। वही बात करते हैं एक चीज़ और कि श्रीमंत शंकरदेव असम भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में से एक असमिया संत, विद्वान, कवि, लेखक, नर्तक, अभिनेता, गायक, कलाकार, सामाजिक धार्मिक सुधारक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। श्रीमंत शंकरदेव 15वीं और 16वीं शताब्दी में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सगुण का फुल फॉर्म सगुण का विलोम शब्द पूछा था, तो निर्गुण हो जाएगा सगुण का विलोम शब्द।
एक पूछा गया था कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मिनी संविधान किस भारतीय संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हुई, उसकी विस्तृत जानकारी आपको बता देते हैं। 1976 में लाए गए 42वें संविधान अधिनियम को भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक माना जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्तित्व में आया, जिसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने की थी। इस अधिनियम में इस समय के दौरान संविधान में कई संशोधन किए गए हैं थे, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के यह प्रावधान किया गया कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए बने कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था। अतः विकल्प 2 सही है। ठीक है, मामलों का सही इतिहास यहाँ पे बता देते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, चंपक दोराई राजन मामला 1951। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार प्रबल होगा। यह घोषणा किया कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के सहायक के रूप में अनुसरण करना और कार्य करना है। ठीक है, एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे कि गोलकनाथ मामला जो कि आया था कि कोर्ट ने माना कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में आया था कि गोलकनाथ केस के निर्णय को खारिज कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से संबंधित मूल सिद्धांतों को कानूनी प्रधानता और वर्चस्व की स्थिति में शामिल किया गया था। मिनर्वा मिल मामला ये 1980 में आया था दोस्तों। इसमें ये बोला गया था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई थी। वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल आधार है कि रथ के 2 पहिए की तरह है, जो कि किसी से कम नहीं है, तो इसको भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से अधिक अहमियत दी गई और जो भी कानून बनाया जाएगा वह अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। इसने संसद की शक्ति को सर्वाधिक किया था। तो इस बात को, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, अंत्योदय योजना कब शुरू हुआ था, तो दिसंबर सन 2000 में अंत्योदय योजना शुरू हुआ था। सबसे पहले दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम जो कि सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सरकार द्वारा इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था और पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें इसका उद्देश्य बहुत गरीब परिवारों की मदद करना था ताकि वे अपने पोषण मानकों में सुधार कर सके और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, नई प्रणाली ने 2 स्तरीय रियायती मूल्य निर्धारण संरचना का पालन किया। एक BPL परिवार के लिए और दूसरा गरीबी रेखा से ऊपर APL परिवारों के लिए था। गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम के निश्चित मूल्य पर प्रति माह कुल जो कि 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न जो कि भारत में दिया गया था उसी का नाम बदल के रखा गया। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा है, जो कि 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। तो मेजर ध्यानचंद से संबंधित है, जो कि भारत के
हॉकी के जादूगर माने जाते थे। एक प्रश्न आया था कि जापान में भारत का राजदूत कौन है, तो सीबी जॉर्ज को सोमवार को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बैच 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं। वहीं जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह ले लेंगे, तो सीबी जॉर्ज, जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ठंड के दिनों में किस मानसून से वर्षा होती है, तो गर्मी की बरसात बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जबकि सर्दी की बारिश जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आपका राइट आंसर होगा, जो कि मन्नार की खाड़ी पर निर्भर होता है। एक प्रश्न आया था कि आईआईटी किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी प्रमुख तकनीकी संसाधनों के रूप में शुरू किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। लक्ष्य इसमें वृद्धि दर जो था दोस्तों 2.1% थी और वास्तविक वृद्धि दर 3.6% की हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन से दोस्तों, बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।